हेलो बच्चों, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसका जो एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है उसका लास्ट पार्ट है ये। और आज इस पार्ट में ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बैटरीज। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट किया था, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए थे। तो चलिए बैटरीज पढ़ते हैं। तो पहली बात है कि बैटरी क्या होती है। जब एक या एक से ज्यादा सेल सीरीज में आप कनेक्ट करते हो तो उस जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। तो बैटरी की क्या खासियत होनी चाहिए कि लाइट वेट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, वोल्टेज उसका वेरी नहीं करना चाहिए। जब आप यूज करते हैं तो उसका वोल्टेज ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। तो और जो हम ये सेल यूज करते हैं, जो मैंने आपको बात बोली कि जो सेल हैं जो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से जिनको हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से सीरीज में, ये कौन से वाले सेल होने चाहिए, ये होने चाहिए गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल का क्या काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो ये सेल है उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब इन सेल में जो आपका सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए, अब बैटरी दो तरह की होती है। एक तो होती है हमारी प्राइमरी बैटरी और एक होती है हमारी सेकेंडरी बैटरी। जो प्राइमरी बैटरी होती है, देखिए जो प्राइमरी बैटरी होती है इसमें सिर्फ एक बार रिएक्शन होती है और जैसे जैसे टाइम होता जाता है एक टाइम के बाद क्या होती है, बैटरी डेड हो जाती है और दोबारा इसको यूज नहीं किया जा सकता। और इसका एक एग्जांपल है लेक्लांशे सेल। जो लेक्लांशे सेल है वो यूज होता है ट्रांजिस्टर्स में और क्लॉक्स में। तो जो ये आपका डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये कौन सा है, ये एक बैटरी है जो आपका किस में यूज करते हैं, आप ट्रांजिस्टर में और क्लॉक्स में यूज करते हैं। क्लॉक कौन सी, जो बड़े वाली क्लॉक होती है उसमें। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो एक कंटेनर जिसका बना हुआ होता है, ये किस चीज का कंटेनर होता है, जिंक का। और यही कंटेनर किस कैसे काम करता है, यही कंटेनर काम करता है एनोड का। एनोड का होता है, एनोड वहां वो होता है जिसपे आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। देखिए एनोड हमेशा वो होगा, देखिए आप जब आगे भी इसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कौन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है मेटल। और जिंक क्या है यहाँ पे, मेटल। तो जिंक इजीली क्या दे देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इसीलिए जो एनोड है वो हमने क्या रखा, जिंक कप। फिर जो आगे है, जो अब देख रहे हैं MnO2 है, कार्बन ब्लैक है और NH4Cl पेस्ट है। ये सब किस में भरे हुए हैं, जो इसके जिंक कप और इस रोड के बीच में जो गैप है उसमें क्या भरा हुआ है, MnO2 कार्बन ब्लैक। और जो कार्बन ब्लैक है ये कैसा करके है, जिसको पाउडर्ड फॉर्म में है ये, और NH4Cl पेस्ट है उसमें बाइंडिंग बनाने के लिए। और जो आपका ये रोड है ये है आपका कार्बन रोड। और कार्बन रोड क्या काम करता है, कार्बन रोड करता है कैथोड की तरह। कैथोड यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आपका लेगा। तो अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड क्या था हमारा, जो जिंक का कप था आपके सेल में वो एनोड था। तो जिंक क्या करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होके क्या दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्योंकि जिंक का काम मतलब जो मेटल होते हैं उनका काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। और फिर जो कैथोड है, कैथोड पे क्या था, MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव। और जो ये एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बन जाएगा, MnOOH प्लस अमोनिया। और क्या बन जाएगा यहाँ पे, अमोनिया बन जाएगा। देखिए ये तो बात हुई कि, और अब ये जो रिएक्शन हुई, आपने जो ये रिएक्शन पढ़ी, इसमें आपने देखा कि जो मैग्नीज है वो रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +4। और यहाँ पे क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +3। तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 2 ऑक्सीजन की -4 हुई तो इसकी क्या होगी, +4। इसी तरह आप इसकी निकाल लेंगे, इसकी -1, इसका ऑक्सीजन का -2, तो ये क्या हुआ, +3। और अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद जिंक आयन। और जो यहाँ पे जो आपको अमोनिया फॉर्म हुआ है ना, ये इस जिंक आयन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जिंक NH3 का होल 4 और 2 पॉजिटिव। और इस जो ये सेल बनेगा आपका, इसका पोटेंशियल नियरली कितना होता है, 1.5 वोल्ट। जो ये सेल है इसका पोटेंशियल ऑलमोस्ट 1.5 वोल्ट होता है। अब देखिए, अब अगला जो सेल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मरकरी सेल।
मरकरी सेल किस में यूज करते हैं? मरकरी सेल क्या होता है? मरकरी सेल कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है। छोटा होता है तो छोटी छोटी चीजों में यूज करेंगे, जैसे हियरिंग एड्स, जो आप सुनने में, जो सुनने के लिए एक गजेट होता है उसमें यूज होता है। वॉचेस में यूज होता है, जो हैंड वॉचेस होती हैं, जो आप हाथ में घड़ी बांधते हैं, उसमें मरकरी सेल यूज होता है। इसमें क्या होता है? जिंक मरकरी अमलगम होता है। और जिंक मरकरी अमलगम कैसे यूज होता है? एज एन एनोड यूज होता है। एंड पेस्ट ऑफ एचजीओ एंड कार्बन एज अ कैथोड। तो देखिए, जिंक मरकरी है तो ये मेटल है, तो ये तो एनोड की तरह यूज होंगे, और एचजीओ और जो कार्बन है वो कैथोड की तरह यूज होंगे। तो इनकी जो, और इनमें जो बाइंडिंग बनाने के लिए जो पेस्ट होगा वो कौन सा होगा? KOH एंड ZNO का। और जो आपकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन है वो क्या होगी? देखिए, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? एनोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो जिंक मरकरी अमलगम है, ये दो हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करेगा और क्या दे देगा? ZNO प्लस H2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होगा कि HgO जो मरकरी ऑक्साइड है वो वाटर से रिएक्शन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा? मरकरी लिक्विड में और 2 हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसका जो स्ट्रक्चर है इस वाले सेल का, जो मरकरी सेल है वो ऐसा होता है। आपने देखा होगा ये थोड़ा बड़ा फॉर्म है, जो घड़ी का सेल होता है वो ऐसा ही होता है। तो इसमें देखिए, ये काम करता है एनोड का। ये क्या है यहाँ पे? एनोड क्या था? जिंक मरकरी अमलगम, ये क्या है? एनोड। और ये आपका एनोड कप है। यहाँ पे जो ये है गास्केट, ये है सेपरेटर, ये कैथोड। कैथोड आपका क्या था? कैथोड आपका था पेस्ट HgO और कार्बन का। और ये आपका सेल का कैन है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये गास्केट क्या होता है, सेपरेटर क्या होता है? तो जो गास्केट होता है वो क्या होता है? गैस्केट होता है कि सीलिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है। और ये फ्लैट पीस होता है रबर का, और इसको दो मेटल के बीच में प्लेस किया जाता है ताकि जो दो मेटल्स की रिएक्शन है एक दूसरे में क्या हो? मिक्स ना हो। ये तो हो गया गैस्केट। और सेपरेटर होता है एनोड और कैथोड के बीच में। जो आपने एनोड और कैथोड यूज किया उसमें क्या यूज करते हैं? सेपरेटर। सेपरेटर का काम क्या होता है कि ये फिजिकली सेपरेट कर देता है एनोड और कैथोड को। और इसका प्राइमरी फंक्शन होता है सेपरेटर का कि जो फिजिकल कांटेक्ट होता है कैथोड और एनोड का उसको नहीं होने देता है, जबकि जो आयन है, आयन ट्रांसपोर्ट को क्या करता है? ये फैसिलिटेट करता है कि आयन तो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, बट लेकिन जो एनोड और कैथोड है वो फिजिकली इनका कांटेक्ट क्या कर देता है? बंद कर देता है। चलिए, तो इसकी जो रिएक्शन है, जो ओवरऑल रिएक्शन है वो हो गई जिंक Hg, ये क्या था आपका? जिंक मरकरी, आपका जिंक मरकरी अमलगम, और फिर HgO से रिएक्शन की, फिर मिली आपको जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी। और इसका जो पोटेंशियल आता है वो लगभग 1.35 वोल्ट के करीब आता है। तो हमने ये पढ़ लिया, मरकरी सेल पढ़ लिया। अब देखिए, अब चलते हैं सेकेंडरी बैटरीज पे। अभी हमने क्या समाप्त किया? अभी हमने फिनिश किया अपना प्राइमरी बैटरीज। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी बैटरीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकेंडरी प्राइमरी बैटरीज का क्या था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डेड हो जाती है और फिर रीयूज करने के लायक नहीं रहती, इनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंडरी सेल का क्या है, सेकेंडरी बैटरीज का क्या है, जो इसमें जो सेकेंडरी सेल है, जब आप इसको यूज करेंगे इसको रिचार्ज कर सकते हैं। कैसे? करंट को पास करके। और कैसे करंट को पास करोगे? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे ही आपका जो आपकी बैटरी है वो डिस्चार्ज हुई, आप इसको फिर से चार्ज करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में करंट को पास करके, और फिर इसको दोबारा यूज कर लेंगे। पुराने टाइम में बहुत ज्यादा यूज होता है टीवी चलाने के लिए ये सब, लेकिन आज के टाइम में अगर आपको देखना है तो जो आपके घर में इन्वर्टर्स होते हैं उसमें जो बड़ी बड़ी बैटरीज होती है ना, वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है सेकेंडरी बैटरी का। और जितनी अच्छी सेकेंडरी बैटरी होगी उतने ही ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल्स होंगे। मतलब आप उसको चार्ज करते रहिए, फिर वो डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर चार्ज करते रहिए, डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब वो जल्दी खराब नहीं होगी। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है सेकेंडरी सेल का वो होता है लेड स्टोरेज बैटरी, और जो आपको एनसीईआरटी में आपके इस फिगर में भी शो हुई है। और जो ये लेड स्टोरेज बैटरी है ये कहाँ कहाँ यूज होती है? एक तो ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है, जैसे आपकी बाइक हो गई, गाड़ियां हो गई,
और इन्वर्टर्स में यूज हो, जो मैंने बताया कि इन्वर्टर के लिए यूज होती है। इसमें जो लेड है, देखो लेड क्या है आपका, लेड मेटल है तो ये एनोड की तरह काम करेगा। और ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड, ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। तो देखिए इसमें देखिए, तो जो ये है एनोड क्या था, लेड, ये तो हो गया ये हो गया लेड। और आपका जो ग्रिड है, और इसमें जो सॉल्यूशन होगा इस बैटरी में वो होगा 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या यूज करेंगे आप, एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। अब देखिए, अब मैंने आपको इसमें, अब पहले एक बार रिएक्शन देखने से पहले हम देख लेते हैं। ये एनोड है, कैथोड आपको बताया था, कैथोड क्या था इसमें, कैथोड था लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड, इसको हम क्या यूज करते हैं, एज ए कैथोड। अब ये है निगेटिव प्लेट्स। निगेटिव प्लेट्स लेड, निगेटिव प्लेट्स कौन सी हैं, ये वाली क्या है आपकी निगेटिव प्लेट्स, यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो निगेटिव प्लेट्स में क्या है, लेड ग्रिड्स फिल्ड विद स्पॉन्जी लेड। इसमें क्या है कि लेड ग्रिड्स, ग्रिड्स का मतलब क्या होता है, पैरेलल मेटल प्लेट्स होती हैं। अब मेटल प्लेट्स हैं, सिंस ये लेड ग्रिड्स बोल रहा है तो जो ये मेटल की प्लेट्स हैं ये लेड की होंगी। तो जो ये जो आपकी लेड की प्लेट्स हैं, इन ये किस चीज से फिल है, इनके बीच में जो फीलिंग है ये क्या है, स्पॉन्जी लेड की। तो ये क्या है, जिनके बीच में स्पॉन्जी लेड है उसको हमने बोला निगेटिव प्लेट्स। और जिनके बीच में PbO2 फील्ड है उसको हमने क्या बोला, पॉजिटिव प्लेट्स। और इसके बीच में जो ये सॉल्यूशन है वो होता है 38% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। आपने देखा होगा कि हमारा जो पानी है उसमें खत्म होता रहता है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, फिर उसको डाइल्यूट करते हैं और फिर उसमें अपनी तरफ से पानी डालते हैं। अब सेल रिएक्शंस क्या होंगी, देखिए एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पे तो वही रिएक्शन होगी मेटल वाली। एनोड पे हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन। तो हमने लिया लेड, और आपको पता है इसमें H2SO4 है, तो H2SO4 से हमने लिया सल्फेट आयन, और यहाँ पे हमारा बना PbSO4, और हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पे मिल गए। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे। कैथोड पे मैंने क्या बताया था, PbO2 है कैथोड पे, फिर ये सल्फेट आयन आएंगे, 4 H+ आयन आएंगे। जब आप 2 इलेक्ट्रॉन लोगे तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, PbSO4, और एडिशनल क्या मिलेगा, वाटर। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा, लेड PbO2 प्लस 2H2SO4। 2H2SO4 कैसे, देखिए 2 सल्फेट आयन हो गए और 4 हाइड्रोजन आयन हो गए, तो ये मिक्स करके क्या बन जाएंगे, 2H2SO4। देखिए 4H है, 2 2 जा 4, ठीक है। ऐसे आप बैलेंस करके देख लेंगे, और इधर मिलेगा आपको 2 PbSO4 प्लस 2H2, और 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, देखिए अब ये तो है कि जब आप ये डिस्चार्ज हो रहा है ना, जब डिस्चार्ज हो रहा है तो ये रिएक्शन हो रही है, लेकिन जब ये चार्ज होगा तो ये रिएक्शन क्या हो जाएंगी, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। तो जो PbSO4 है ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू Pb एंड PbO2। तो पहले तो हमें ये मिल गया, तो जब आप इसको चार्ज करोगे तो ये वापस से रिएक्शन रिवर्स होंगी, और इनसे हमें क्या मिलेगा, एनोड और कैथोड पे हमें दोबारा से क्या मिलेगा, Pb एंड PbO2। चलिए अगला जो सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी का जो एग्जांपल है वो है निकिल कैडमियम सेल। निकिल कैडमियम सेल का क्या बेनिफिट्स होता है कि जो इसकी लाइफ है वो जो लेड स्टोरेज बैटरी है उससे ज्यादा होती है ना। लेकिन जब इसकी लाइफ ज्यादा होती है तो इसको क्यों यूज नहीं करते, हमने तो घरों में अभी भी लेड स्टोरेज बैटरी देखी है। उसका कारण ये होता है कि ये कॉस्टली होता है, तो इसका यूज कम होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये सेल है, ये कौन सा सेल है, निकिल कैडमियम सेल है। तो इसमें ये क्या है आपका पॉजिटिव प्लेट, बीच में आ गया आपका सेपरेटर, और उसके इधर आ गया आपका निगेटिव प्लेट। अब देखिए इधर लिखा हुआ है अ रिचार्जेबल निकिल कैडमियम सेल in a jelly roll arrangement and separated by a layer soaked in moist sodium और potassium hydroxide। जो आपको सेपरेटर यूज हुआ है वो कौन सा सेपरेटर यूज हुआ है, जो मॉइस्ट सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए इसने बोला इसकी डिटेल में ना जाके आप डायरेक्ट रिएक्शंस देखिए क्या इसमें ओवरऑल रिएक्शन होती है। कैडमियम देखिए आपको पता भी नहीं रखा क्या कैथोड है क्या एनोड है, कैडमियम एनोड होगा क्योंकि ये क्या है, ये एक मेटल है। फिर NiOH का होल थ्राइस क्या बन जाएगा, CdO,
ये सॉलिड में मिलेगा, फिर +2 NiOH का होल ट्वाइस सॉलिड और प्लस मिल जाएगा वाटर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको बहुत ही छोटे उसमें दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स क्या होते हैं देखिए। तो देखिए जैसे आपको पता है कि आज भी इंडिया में जो मेजर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, वो होता है थर्मल प्लांट से, है ना, जो इतने एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो ये क्या करते हैं, इनसे पॉल्यूशन बहुत होता है, बहुत धुआं होता है ना। और ऐसे प्लांट्स में क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी क्या होगी, यानी कि जो हीट ऑफ कंबशन है ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, आप ऐसे देखिए, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स में आपका क्या होगा, जैसे कोयला हो गया, कोल हो गया, गैस हो गया, या कोई ऑयल हो गया, इसको क्या करेंगे, इसको जलाएंगे, और जलाने से हमें क्या मिलेगा, हीट ऑफ कंबशन मिलेगा, हीट ऑफ कंबशन मिलेगा। अब जो ये हीट ऑफ कंबशन मिले, हीट ऑफ कंबशन हमें मिला, जो ये हमें हीट मिली, उससे हम क्या करेंगे, जो वाटर है, वाटर, इस जो आपको हीट मिली, इससे हम क्या करेंगे, वाटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बहुत ही हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और जो ये हाई प्रेशर वेपर है, ये किस चीज में यूज होता है, जो ये हाई प्रेशर वेपर है, ये फिर यूज होगा जो आपकी टरबाइन है उसको घुमाने के लिए, ठीक है, टरबाइन को घुमाने के लिए। और टरबाइन के घूमने से आपको पता है क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो ऐसे होता है। तो इसमें ये है, जो ये मेथड है ये इतना एफिशिएंट नहीं है। जो आपकी जो हीट है ये टोटली आपकी कन्वर्टेबल नहीं होती है, आप इसको टोटली मतलब सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। इसका 20-30% तक ही आप इसका यूज़ कर पाते हैं। अब आपको पता है कि जो आपके गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल में तो किसी को जलाने की, फिर दूसरी चीज में कन्वर्ट करने की, इन सब में कोई जरूरत नहीं पड़ती। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो गया कि हमें ज्यादा झंझट ही नहीं है। अपना गैल्वेनिक सेल हम क्या करेंगे, रेडी करेंगे, उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, ठीक है, उससे हमें क्या होगी, आयंस में रिएक्शन होगी, उससे हमें मिलेगी केमिकल एनर्जी, और उस एनर्जी को हम डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये हाईली एफिशिएंट भी है ना, क्योंकि जो थर्मल प्लांट्स है वो इतने एफिशिएंट नहीं है, ये हाईली एफिशिएंट है। अब क्या है, अब ऐसे सेल बनाना पॉसिबल है आज के टाइम में जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं आप उसको कंटिन्यूसली डालते रहेंगे, किसमें, गैल्वेनिक सेल में, इलेक्ट्रोड्स के पास, और प्रोडक्ट्स को आप क्या करते रहेंगे, रिमूव करते रहेंगे। क्योंकि देखिए जब आपके दो सेल्स में रिएक्शन होंगे, कैथोडिक और एनोडिक कंपार्टमेंट में जब रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट भी होगा। तो जब प्रोडक्ट होगा तो जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती रहेगी, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, वो बढ़ती रहेगी। तो उस चीज को हमको हटाना पड़ता है, प्रोडक्ट्स को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स की जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होती गई, तो हम उसमें क्या करेंगे, जैसे कम हुई साथ के साथ उसमें रिएक्टेंट्स डालते रहेंगे, और जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो साल्ट बन रहा है, उसको हम हटाते रहेंगे, है ना, और उसको हटाते रहेंगे और रिएक्टेंट्स को डालते रहेंगे। तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेशन होगा वो कंटिन्यूस वे में होगा। तो गैल्वेनिक सेल्स इस तरह से डिजाइन किए हुए हैं कि ये जो अब क्या हो रहा है कि जो नाउ डेज जो गैल्वेनिक सेल है वो इस तरह से डिजाइन किए गए कि जो एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक जैसे हाइड्रोजन है, मीथेन है ना, मीथेनॉल है। तो जैसे ये है, आपने गैल्वेनिक सेल में क्या डाला इलेक्ट्रोलाइट की जगह, हाइड्रोजन, मीथेन, मीथेनॉल, और इनको यूज करके हमने क्या किया, डायरेक्टली हमने किस चीज में यूज कर लिया है, इनकी जो एनर्जी है, जो इनकी हीट ऑफ कंबशन है, उसको हमने किस चीज में कन्वर्ट कर लिया, डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और इसी को हमने क्या बोला, फ्यूल सेल। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो फ्यूल सेल क्या हुआ, देखिए फ्यूल सेल क्या हुआ, गैल्वेनिक सेल तो वही हो गया, इलेक्ट्रोलाइट डाला, कंटिन्यूसली आपने रिएक्टेंट्स डालते रहे, प्रोडक्ट निकालते रहे, लेकिन आपने उस इलेक्ट्रोलाइट की जगह क्या डाला, फ्यूल्स डाल दिए।
जो हमारे फ्यूल्स हैं, जैसे H2 हो गया, मीथेन हो गया, ये सब डाल दिए। और जब ये सब फ्यूल्स डाले, इनसे क्या जनरेट हुआ, एनर्जी ऑफ कंबशन। और फिर इस एनर्जी ऑफ कंबशन को जो गैल्वेनिक सेल है उसने किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, उसने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिसिटी में। तो इस सेल को, इस टाइप के सेल को, मतलब अरेंजमेंट गैल्वेनिक सेल टाइप का ही होगा, लेकिन उसमें जो रिएक्शन होगी वो किससे होगी, किसके थ्रू होगी, वो होगी फ्यूल्स के थ्रू। इसलिए ऐसे सेल्स को हमने क्या बोला, फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल का एक सबसे जो इम्पोर्टेंट यूजफुल एग्जाम्पल है और जो सक्सेसफुल है, वो है आप जो रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ, और क्या क्या पाने के लिए, वाटर फॉर्म करने के लिए। जो ये सेल है, ये यूज किया गया था, ये वाला सेल जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला है, ये यूज किया गया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में क्या होता है, आपको पता है, स्पेस में वाटर की कमी रहती है, तो ये वाला फ्यूल सेल उसमें यूज किया गया। और H2 और O2 जो आपकी वेपर्स है उनको कंडेंस किया गया, कंडेंस करके आपको क्या मिल गया, लिक्विड फॉर्म में क्या मिल गया, ड्रिंकिंग वाटर मिल गया। और ड्रिंकिंग वाटर किसके लिए, एस्ट्रोनॉट्स के लिए। और इस फ्यूल सेल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं वो बबल की गई थ्रू किससे, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड से इनटू कॉन्सेंट्रेटेड। देखिए जैसे यहाँ से हाइड्रोजन बबल की गई, इधर से ऑक्सीजन बबल की गई। और कहाँ से, जो ये वाले जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं, और ये पोरस है, मतलब इसमें छोटे छोटे क्या है, छेद हैं। तो जब ये पोरस हैं तो इनके थ्रू फिर ये इसमें एंटर कर जाएगी। तो ये जो बीच वाला कंपार्टमेंट है, इसमें क्या है, इसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, और वो भी कैसा, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब कैसा है कि उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। इसमें कैटलिस्ट भी यूज करते हैं हम। और कैटलिस्ट कौन से यूज करते हैं, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम यूज करते हैं, प्लेटिनम यूज करते हैं मेटल। और ये किसमें, और जो ये आपके प्लेटिनम और प्लेटिनम है, ये हम इलेक्ट्रोड्स पे लगा देते हैं ताकि रिएक्शन जो है और फास्ट हो जाए। और हमें कैथोड पे क्या मिलता है, देखिए पहले हम एनोड पे देखेंगे। एनोड पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो जैसे दो हाइड्रोजन आपके गैस के क्या है, मॉलिक्यूल हैं, ये 4OH माइनस से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे NOH है बीच में, देखो यहाँ से जाएगी, है ना, यहाँ पे NOH है यानी Na पॉजिटिव और OH माइनस आयन है, तो 4OH माइनस आयन से रिएक्ट करेंगे और आपको मिलेगा 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर से ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन किससे रिएक्ट करेगा, अब ये पानी इधर बन ही गया, तो ये पानी से रिएक्ट करेगा और इन 4 इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, 4OH माइनस आयन। ये क्या होगा, एक्वस, यानी कि 4OH माइनस आयन बना देगा ये। और ओवरऑल रिएक्शन आपकी क्या होगी, जब आप ओवर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2। हमें तो वाटर ही चाहिए, क्योंकि इसमें अभी हमने बताया कि इसमें क्या मिलता है, वाटर है। और ये जो सेल है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक आप फ्यूल सेल्स एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड। जैसे ही आप, मतलब जितना आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें सप्लाई करते रहेंगे, तो जो आपका ये सेल है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी एफिशिएंसी 70% है, जबकि आपकी जो थर्मल प्लांट्स की एफिशिएंसी है वो कितनी है, 40% है। तो 30% ज्यादा एफिशिएंसी है इसकी। इसका मतलब इसका जो हीट ऑफ कंबशन है उसमें जो वेस्टेज है ये कम कर रहा है। तो there has been tremendous progress in the development of new electrode materials, better catalysts and electrolytes for increasing the efficiency of fuel cells. अब फ्यूल सेल्स की एफिशिएंसी और बढ़ाने के लिए ट्रेमेंडस प्रोग्रेस हुई है और नए इलेक्ट्रोड का डेवलपमेंट किया गया है, बेटर कैटलिस्ट का डेवलपमेंट किया है, बेटर इलेक्ट्रोलाइट्स का डेवलपमेंट किया है। और ये सब क्यों किया गया है, ताकि इनकी एफिशिएंसी को और बढ़ाया जा सके। These have been used in automobiles on an experimental basis। और जो फ्यूल सेल्स हैं, देखिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ऑटोमोबाइल्स में भी इनको यूज किया गया है। फ्यूल सेल्स आर पोल्यूशन फ्री, ये पोल्यूशन फ्री होते हैं। एंड इन व्यू ऑफ देयर फ्यूचर इंपोर्टेंस ए वैरायटी ऑफ फ्यूल सेल्स हैव बीन फैब्रिकेटेड एंड ट्राइड। और फ्यूचर इंपोर्टेंस के लिए काफी वैरायटी हैं जो ट्राई की गई। देखिए आपको पता है जो बैटरी है
जो नॉर्मली हम ऑटोमोबाइल्स में बैटरी यूज करते हैं उसमें वेस्टेज होता है बहुत ज्यादा। लेड जो होता है उसका वेस्टेज बहुत होता है, और लेड के जो अर्थ पे जो आप पाया जाता है वो इतना ज्यादा भी नहीं पाया जाता है, मतलब अच्छी खासी कॉन्सेंट्रेशन होती है, बट लेकिन हम इतना ज्यादा यूज करेंगे तो एक टाइम पे वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। एक तो ये कारण है, दूसरा ये है कि इनसे पॉल्यूशन बहुत होता है। ये जो दूसरे सेल्स होते हैं इनसे पॉल्यूशन होता है। जैसे आपने थर्मल प्लांट देखा, थर्मल प्लांट में क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, धुआं बहुत निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं जो बहुत डेंजरस होती हैं। अब फ्यूल सेल्स में आपने क्या किया, H2 यूज किया, हाइड्रोजन यूज किया। जब इसका कंबशन होगा ऑक्सीजन से तो ये H2O बनाएगा, पानी बनाएगा। पानी तो बिल्कुल हानिकारक नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, है ना। तो इस तरह से डेवलपमेंट किया जा रहा है कि हमारा काम भी हो जाए और इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान भी ना पहुंचे। चलिए अगले टॉपिक के चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा कोरोजन। कोरोजन को नॉर्मली आप क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं जंग लगना। जैसे किसी चीज में जंग लग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोजन क्या करता है, ये बहुत धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो सरफेस है उनको कोट कर लेता है, उनको कवर कर लेता है। और किस चीज से कवर कर लेता है, अपने ऑक्साइड से या फिर अदर साल्ट से। किसके से, मेटल से। जैसे और किसके ऑक्साइड होने चाहिए, जिस मेटल की सरफेस पे वो कोट हो रहा है उसी मेटल के ऑक्साइड या उसी मेटल के दूसरे सॉल्ट। अगर उससे कवर हो जाए तो इसका मतलब उसमें क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, जंग लग जाता है। जैसे द रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने आयरन का देखा है, आयरन पे जंग लग जाना। आपने कूलर देखे होंगे, कूलर पे धीरे धीरे एक टाइम के बाद जब आप यूज करते रहते हैं उस पर ब्राउन ब्राउन लेयर जमने लगती है ना। तो किस चीज की होती है, वो होती है आयरन ऑक्साइड की लेयर। वो क्या, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर आपका काला पड़ जाता है, वो भी कोरोजन का एग्जाम्पल है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पे जब ग्रीन कोटिंग आ जाती है वो भी कोरोजन का एग्जाम्पल है। कॉपर एंड ब्रोंज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। और it causes enormous damage to buildings, bridges, ships and to all objects made of metals, especially that of iron। और आपको पता है कि जो चीज फिर आयरन की या फिर ऐसी किसी मटेरियल की जिस पे कोरोजन होता है तो वो बहुत ज्यादा डैमेज करता है ना, बहुत ज्यादा डैमेज होता है। क्योंकि जैसे जैसे कोरोजन होता रहता है वो उस चीज को वीक बना देता है और एक टाइम ऐसा होता है कि वो चीज टूटने की कगार पे आ जाती है। अब जब टूटने, जैसे ब्रिज है टूटने की कगार पे आया तो आप उसको फिर से रिबिल्ड करेंगे, फिर से बनाएंगे, है ना। या तो फिर से बनाएंगे या फिर उसको सही करेंगे, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, उसकी कॉस्ट होती है। और हमारे इंडिया में करोड़ ऑफ रुपीज हर साल सिर्फ कोरोजन को ठीक करने के लिए क्या होता है, यूज होता है। अब देखिए कोरोजन में क्या होता है, जो मेटल है, मेटल इज ऑक्साइड्स बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन। आपको पता है मेटल तो क्या होता है, बिल्कुल तैयार ही रहता है अपने इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए, है ना। और आपको ये पता है कि हमारे आसपास ऑक्सीजन बहुत है, तो ये क्या करता है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, किसको, जो आपके आसपास क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन को, और क्या बना देता है, ऑक्साइड बना देता है। जो कोरोजन ऑफ आयरन है, जिसको आप कॉमनली रस्टिंग बोलते हैं, अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। आपको पता है जहाँ ह्यूमिडिटी होगी, एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी होगी, या फिर कोई जैसे लोहे की चीज कोई पानी में है, पानी और हवा का अगर संपर्क मिल जाए तो लोहे पे क्या, जंग लग जाता है। द केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ये काफी कॉम्प्लेक्स है, बट it may be considered essentially as an electrochemical phenomena। लेकिन इसको essentially electrochemical phenomena consider किया गया है। At a particular spot of an object made of iron, oxidation takes place and that spots behave as anode। देखिए जहां पे आपका कोरोजन टेक प्लेस होगा, है ना, वहां पे क्या होगा, जो आयरन पे एक पर्टिकुलर स्पॉट पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा आयरन, और जहां इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको हम, जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत है देने के लिए, रिएक्ट कराने के लिए दूसरी जगह, तो इसका मतलब वो कैसे बिहेव करेगा, एज एन एनोड बिहेव करेगा। और हम कैसे रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे 2Fe
और Fe2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और इसका देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना कम होता है इसका, -0.44 वोल्ट। मतलब अगर आपने इसको प्रोटेक्शन नहीं दिया तो ये ऐसा करके ही मानेगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन जो एनोडिक स्पॉट है, एनोडिक स्पॉट पे आपको क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाते हैं और ये अनदर स्पॉट पे जाते हैं ऑन द मेटल एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। अब जो वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन तो सभी जगह प्रेजेंस है, तो जैसे एक स्पॉट पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिले मेटल के, अब ये दूसरे स्पॉट पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे आपका मेटल भी है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है। जब मेटल भी है ऑक्सीजन भी है और यहाँ H+ आयन की प्रेजेंस में ये क्या कर देता है, H+ आयन की प्रेजेंस में ये वहां पे क्या बना देता है, मेटल ऑक्साइड बना देता है। और जो H+ आयन है ये कहाँ से मिलते हैं, जो आपके H2CO3 है ना। ये जो हमारे इन्वायरमेंट में CO2 और H2O होता है, CO2 प्लस H2O होता है, इससे हमारा एक एसिड बनता है जिसका नाम है H2CO3। इसको हम बोलते हैं नॉर्मली कार्बोनिक एसिड। तो यहां से इसे H+ आयन मिलता है, जो इसकी प्रेजेंस में, जो H+ आयन्स की प्रेजेंस में फिर आप क्या कर देता है, दूसरे स्पॉट पे जाता है और मेटल और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। अभी देखिए हाइड्रोजन आयन इन वाटर मे ऑल्सो भी अवेलेबल। अब ये जरूरी नहीं है कि वो एसिड बनाए तो ही H+ आयन अवेलेबल होगा, H2 यानी पानी से भी अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अदर एसिडिक ऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर। दिस स्पॉट बिहेव्स एज कैथोड। अब जहां पे दूसरी रिएक्शन हो रही है, जहां पे वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या बोलेंगे, उस स्पॉट को हम बोलेंगे क्या, कैथोड। और रिएक्शन क्या होगी, देखो कैथोड पे ऑक्सीजन है, ये तो आपको पता है 4H+ आयन भी मिल गए, तो आपको किससे मिल जाएंगे, पानी से मिल जाएंगे या फिर आपको H2CO3 से मिल जाएंगे या फिर H2O जो एनवायरनमेंट में दूसरी गैसेस प्रेजेंट हैं उनके साथ रिएक्ट करके कोई दूसरा एसिड बना लेगा, वहां से H आयंस मिल जाएंगे। तो H आयंस तो इसके लिए बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे कहीं से भी। और जो 4 इलेक्ट्रॉन शुरुआत में निकाले थे वो यूज करेगा कैथोड पे और क्या बना देगा, 2H2। और इसका जो ई नोट की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.23 वोल्ट। और जो ओवरऑल रिएक्शन आएगी वो आएगी, जब आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपकी ओवरऑल रिएक्शन ये आएगी। और इसका ई नोट सेल कितना होगा, 1.67 वोल्ट। अब देखिए, अब जो ये इसको क्या बोलते हैं, फेरस आयन। जब आयरन पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फेरस आयन। अब ये जो फेरस आयंस हैं ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, कैसे, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे। ये फेरस आयन जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करेंगे और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फेरिक आयन में। फेरिक आयन मतलब Fe3 पॉजिटिव आयन में। और ये फेरिक आयन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड। और यही क्या होता है, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। इसे ही तो हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। और फिर इसके साथ फर्दर हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन होगा और ये रिएक्शन चलती रहेगी और धीरे 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 एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे से मूव कर करके जो आपका जो कोरोजन है वो फैलता रहेगा। अब इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जब आप कूलर लेते हैं तो उस पर पेंट करते हैं, है ना। तो वो पेंट इसीलिए करते हैं ताकि जो ऑक्सीजन और नमी है वो डायरेक्टली आयरन के कांटेक्ट में ना आए। जब उसके कांटेक्ट में वो चीज आएगी ही नहीं तो फिर रस्टिंग कैसे होगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप पेंटिंग कर लें, है ना, उस पर पेंट कर लें या उस पर एक लेयर चढ़ा दें, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में जो इजीली अवेलेबल चीजें हैं, इन सब के लिए इजीली अवेलेबल जैसे ऑक्सीजन है, वाटर है, वो इजीली अवेलेबल नहीं होगा तो रस्टिंग भी नहीं होगी। तो पेंटिंग के लिए जैसे यूज कर लिया बिस्फिनॉल, या फिर क्या करेंगे, उस मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कवरिंग कर देंगे, लेयरिंग कर देंगे और ऐसे मेटल की कर देंगे जो केमिकली ऑलमोस्ट इनर्ट होते हैं, जैसे कि आपका एसन हो गया, जिंक हो गया, ये सब चीजें हो गई। अब इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड भी होता है, उसमें क्या होता है कि सेक्रीफेशियल इलेक्ट्रोड कर देते हैं। कि मतलब आप उसमें सेक्रीफेशियल जैसे Mg ले लिया, Zn ले लिया, ये क्या करेंगे, आयरन को तो होने नहीं देंगे बट खुद ये कोरोड हो जाएंगे।
है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल मेथड बोलते हैं, सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 3 तरह से कर सकते हैं, आप उसको पेंट कर दो, किसी दूसरे मेटल से उस पे लेयर कर दो जो इनर्ट हो केमिकली, है ना, वो खुद भी बचा रहेगा, अंदर वाला बचा रहेगा, या फिर क्या कर दो, आप उस पे सैक्रिफिशियल मेटल लगा दो जो खुद इरोड हो जाएगा, खुद कोरोड हो जाएगा, लेकिन अंदर वाले को कोरोड नहीं होने देगा। अब देखिए इसमें छोटा सा आपका टॉपिक है हाइड्रोजन इकोनॉमी, इसको मैं बता देती हूँ। देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन इकोनॉमी आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जितने भी हम फ्यूल्स यूज करते हैं उससे क्या होता है, CO2 निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, बहुत सारी ऐसी गैसें निकलती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जो हमारी जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ाती हैं। और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके ग्लेशियर हैं वो पिघल जाते हैं, जो सी का लेवल है वो अप हो जाता है, और आपका क्लाइमेट चेंज भी होता है, जो बहुत ही एक डिजास्टर्स रूप भी ले सकता है। तो हाइड्रोजन इकोनॉमी में क्या है, आप इनकी जगह क्या यूज करें, आप H2 यूज करें। और अब मैंने बताया था कि जब H2 का कंबशन होगा, तो जब H2 का कंबशन होगा तो वो क्या देगा, वो देगा पानी, और पानी तो हार्मफुल नहीं है, जो H2 है वो तो ग्रीन हाउस गैस है ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एकदम सेफ है। इसलिए आज के टाइम में बहुत सारी रिसर्च चल रही है, बहुत सारी हाइड्रोजन इकोनॉमी पे बातें चल रही हैं। तो इसीलिए जो हाइड्रोजन जो है इसको यूज किया जा सकता है एज ए रिन्यूएबल। और H2 बन गया, H2 से फिर आप इजीली H2 बना लो, फिर दोबारा ऑक्सीजन गैस बना लो, है ना। तो ये रिन्यूएबल भी है, नॉन पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करता है। और यही विजन है हाइड्रोजन इकोनॉमी का, कि बोथ द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, देखिए आपने पानी लिया, इलेक्ट्रोलिसिस किया, वहां से आपको H2 मिल जाएगी, और फिर आपने हाइड्रोजन का कंबशन किया और उसको फ्यूल सेल में यूज कर लिया, वहां से देखिए फिर आपको क्या मिल जाएगा, फिर पानी मिल जाएगा, फिर पानी मिला, फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर लिया। तो ये क्या है, रिन्यूएबल भी है, और ये क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। तो इन फ्यूचर इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो जितनी टेक्नोलॉजी है ये सारी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल पे ही काम करती हैं। तो चलिए आज का जो चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था, फाइनली आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और हम फाइनली इसका लास्ट पार्ट करेंगे, जो इसमें प्रैक्टिस सेशन है उसका लास्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम करते हैं जो प्रीवियस ईयर IIT JEE में क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम उनको डिटेल में सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।